जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जिसने कि हमारे देश के इतिहास पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। देखिए, मैं बात करूंगा आज आपसे हमारे भारत के इतिहास में मुगल काल की, जो कि मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, ये तीन ही साम्राज्य ऐसे हैं जिनको गोल्डन एम्पायर की संज्ञा दी जाती है, स्वर्ण साम्राज्यों की संज्ञा दी जाती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का पहला साम्राज्य था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भारत के पहले सम्राट थे और इन्होंने, जो हमारे मौर्य शासक हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद आपके गुप्त शासक आए। गुप्त शासकों ने हिंदुस्तान के इतिहास में क्या किया, कुछ योगदान इस प्रकार से दिया कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ में गोल्डन कॉइन्स जारी करने के मामले में वो आज भी पहले नंबर पर आते हैं। और इसी प्रकार हमारा जब मध्यकाल शुरू हुआ, उसमें देखिए सल्तनत काल में तो काफी सारे राजवंश आ गए और उसके बाद आपका मुगल काल जब शुरू हुआ तो मुगल काल में एक ही राजवंश के 5-6 क्या हुए, बहुत बड़े सम्राट हुए। सम्राट नहीं कह सकते आप उनको, बादशाह कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुगलों की ही उपाधि थी बादशाह। तो देखिए, बाबर के बाद हुमायूं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो इन 5 बड़े शासकों के या 5 बड़े बादशाहों के दम पर आपका जो मुगल साम्राज्य है वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया और वो क्या हो गया, एक अमर साम्राज्य बन गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे मुगल साम्राज्य की। अब मैं अगर बात करूं आपसे मुगल साम्राज्य की, तो मैं बात करूंगा मुगल साम्राज्य के पहले शासक, मुगल और मुगल साम्राज्य के भी हम पहले शासक की बात करेंगे। तो पहला शासक कौन था? बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था। और बाबर ने हिंदुस्तान में जो अपना साम्राज्य बसाया था वो कब बसाया था? 1526 में। कब बसाया था दोस्तों? 1526 से 1530 तक। ये था आपके बाबर का साम्राज्य। आप कहेंगे एक छोटा सा साम्राज्य, शासनकाल, सॉरी, बाबर का क्या था? शासनकाल, छोटा सा शासनकाल। उसने इस छोटे से शासनकाल में हिंदुस्तान में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी थी जो कि आने वाले लगभग 300 वर्षों तक क्या है, इसने शासन किया। क्योंकि 1857 में जब बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से रंगून निर्वासित किया गया था, उसके बाद ही मुगल राजवंश का क्या हुआ था, भारत से पूरी तरह समाप्ति हुई थी। 1526 से चला एक राजवंश 1857 तक चला है, तो हिंदुस्तान में मुगल राजवंश क्या हो गया, एक महान राजवंश कहलाया। अब देखिए, आपके मुगलों की स्थापना है, यानी मुगलों का पहला शासक है। तो पहला शासक कौन है? पहला शासक है आपके बाबर। क्या नाम है इसका? बाबर, जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए दोस्तों, बाबर जो है, बाबर के बारे में हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि बाबर पहले सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में कहां का शासक बन गया था? फरगना का। कहां का बना था दोस्तों? फरगना का। देखिए, आपसे प्रश्न सिर्फ इतना पूछा जाता है कि बाबर अल्पायु यानी 12 वर्ष की उम्र में कहां का शासक बना था सबसे पहले? तो उज्बेकिस्तान एक आपका देश है, रशियन कंट्रीज के पास में उज्बेकिस्तान एक देश है। और ये कहां पे है, ये अगर आप ज्योग्राफिकल रूप से समझेंगे तो जो ट्रांस ओक्सियाना वाला क्षेत्र आपके रूस और यूरोप वाला, उस क्षेत्र में ये क्या है, स्थित है आपके उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में एक फरगना घाटी है, वहां का शासक कौन हुआ करता था? आपका बाबर। बाबर का पिता वहां का शासक था, लेकिन 12 वर्ष की आयु में जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनको क्या है, शासक बना दिया गया। किसको? आपके
आपके बाबर को। अब बाबर ने वहां पर शासन करना प्रारंभ किया। फिर उसने देखिए बाबर क्या एक महत्वाकांक्षी शासक था, कोशिश की उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतने की। उसने समरकंद पे भी आक्रमण किया, कुछ समय तक के लिए समरकंद को जीता भी। फिर शहबाज खां उस्मानी ने उसे हरा दिया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान नहीं रखनी है, हमें देखना है कि बाबर से संबंधित है जी कौन कौन सी बातें जिनके बारे में प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। बाकी बाबर से संबंधित अगर A to Z बातें करनी है तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और उनमें भी सिर्फ इतिहास विषय के जो पेपर होता है उसी में ये सब पूछा जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य रूप से इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी कोशिश तो दोस्तों हमेशा से ये रही है कि मैं इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकूं। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि बाबर ने समरकंद पे आक्रमण किया, 7 महीने के लिए उसे जीता भी। फिर आपके शहबाज खां उस्मानी ने उसे हरा दिया। फिर वहां से बाबर निकल गया। फिर 1508 में उसने काबुल और कंधार पर अधिकार किया। फिर काबुल कंधार पर अधिकार करने के बाद अब बाबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, तो बाबर ने अपने उत्तर भारत की ओर कदम बढ़ाए, और उत्तर भारत में उसने सबसे पहले पंजाब की ओर कदम बढ़ाए। 5 आक्रमणों में उसने संपूर्ण पंजाब को जीता, और पंजाब को जीतने के बाद अब बाबर की जो नजर थी वो सीधे आगरा पर लग गई। किस पे लग गई? आगरा पे। क्यों? क्योंकि आगरा में आपके जो लोधी हैं उनका क्या था, लोधी वंश का शासन चल रहा था, और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को देखिए बाबर नामा में ऐसा मिलता है वर्णन कि इब्राहिम लोधी को बाबर ने यह कहा था कि हिंदुस्तान का राज्य हमारा है। क्यों? क्योंकि तैमूर के वंश का ये था बाबर क्या था? तैमूर के वंश का 5वां वंशज था, और तैमूर का तो आपको पता ही है कि उसने 1398 में हिंदुस्तान पर क्या है, आक्रमण किया था और समस्त हिंदुस्तान को लूटा था। तो तैमूर के वंश का था ये। अब इसने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान पर शासन करूंगा क्योंकि हिंदुस्तान मेरा है, हमारा है। तो इस प्रकार इसने इब्राहिम लोधी से कहा, लेकिन इब्राहिम लोधी ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बाबर ने धीरे धीरे इब्राहिम लोधी से कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने की कोशिश की, और अंत में आपके 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पहली बार लड़ाई हुई। इसे ही आप पानीपत का पहला युद्ध कहते हो। वहां पर लड़ाई हो जाती है। देखिए पानीपत में अब तक 3 युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है। पहला तो ये 1526 में लड़ा गया, फिर 56 में लड़ा गया, और फिर 1761 में लड़ा गया। तो इस प्रकार 3 युद्ध हुए। अभी जो हाल ही में आपके बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी थी पानीपत के नाम की, वो 1761 के युद्ध के ऊपर बनी थी, जिसमें मराठों से युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली का। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पानीपत का युद्ध हो गया, और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने आगरा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और उसके बाद बाबर क्या बन गया, हिंदुस्तान का शासक बन गया 1526 से। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं आपसे बाबर के बारे में। अब मैं कुछ फैक्चुअल बातें आपसे कर लेता हूं बाबर के बारे में, कि जो बाबर है इसका नाम सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबर का ओरिजिनल नाम क्या है। तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तो क्या है, इसका ओरिजिनल नाम है। किसका? आपके बाबर का। अब इसका जो पिता है, तो हम पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम क्या है बाबर के का? सबसे पहले दोस्तों कोशिश करते हैं हम इनके जन्म के बारे में देखने के लिए। तो हम पहले इनका जन्म देख लेते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था। 1483 में। कब हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था इनका 14 फरवरी 1483 में, यानी वैलेंटाइन डे के दिन ये क्या हुए थे? वैलेंटाइन डे के दिन क्या हुए थे? पैदा हुए थे। बाबर किस दिन पैदा हुए थे? वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483। पिता का नाम क्या है इनका? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम है दोस्तों? उमर शेख मिर्जा। और इनकी मां का नाम क्या था? कुतलुग खानम। क्या था? कुतलुग निगम खानम। माता का नाम है दोस्तों कुतलुग निगम खानम।
अब देखिए जो आपके बाबर है ना, बाबर जो था ये तैमूर के पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। कौन सा था? 5वां वंशज। इतिहास में ये दो बड़े लुटेरे आक्रमणकर्ता हुए हैं, तैमूर लंग और चंगेज खान। ये दोनों के वंश का था। चंगेज के वंश का 14वां वंशज। यहां पर यह है पितृपक्ष से, पिता की तरफ से, ठीक है। पिता इसका तैमूर का वंशज था और माता इसकी चंगेज की वंशज थी, माता की तरफ से। अब इन दोनों तरफ से ये दो बड़े आक्रांताओं का क्या रहा है? वंशज रहा है। तो तैमूर की तरफ से तो ये क्या बना? तुर्क। और इनकी तरफ से क्या बना? चंगेज की तरफ से मंगोल। और इसने इन दोनों को ही मिलाकर के क्या बना दिया? मुगल बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? मुगल बना दिया। बाबर तैमूर का 5वां वंशज था और चंगेज का 14वां वंशज था, ठीक है। ये बात हो गई आपके बाबर की जन्म की बात हो गई, पिता माता ये सब हो गया। अब बाबर था तो बाबर के क्या थी? 3 पत्नियां। कितनी थी? 3 पत्नियां थी, या आप कह दीजिए बेगम। अब थोड़ा सा हमें क्या होगा, मुस्लिम जो आपकी शब्दावली होती है उसी की ओर ध्यान देना होगा। 3 बेगम और 4 शहजादे, मतलब इनसे पुत्र पैदा हुए हैं, इनको 4 पुत्र हैं और 1 शहजादी। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो इनकी एक बेगम का नाम तो क्या है दोस्तों? एक का नाम है महम सुल्ताना। क्या है? महम सुल्ताना, जो किसकी मां है? आपके हुमायूं की मां। महम सुल्ताना से कौन पैदा हुआ इनको? हुमायूं, ठीक है। दूसरी है इनकी मां, एक जो बेगम उनका नाम है गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम से इनको 2 पुत्र मिले, कामरान और अस्करी। कामरान और अस्करी। और एक है इनकी नंबर 3 पे बेगम है दिलदार बेगम। क्या नाम है दोस्तों? दिलदार बेगम। दिलदार बेगम से इन्हें 1 पुत्र एवं 1 पुत्री हुए। तो इनका जो पुत्र था वो तो हिंडाल था, हिंदाल या हिंडाल। और पुत्री थी वो थी कौन? गुलबदन। गुलबदन। अब ये जो इनकी पुत्री है गुलबदन, यही दोस्तों आगे जाकर के एक पुस्तक लिखेगी, उसका नाम होगा हुमायूं नामा। क्या नाम होगा? हुमायूं नामा। देखिए संबंध में तो ये हुमायूं की क्या है? बहन ही है। कौन? आपके गुलबदन बेगम। तो ये लिखेगी पुस्तक हुमायूं नामा। तो यहां तक आपको अगर कोई समस्या है तो आप देखते रहिए इसको, क्योंकि समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने अच्छे से बता दिया कि बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जन्म उसका 14 फरवरी 1483 को हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, माता का नाम कुतलुग निगम खानम है। ये पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज है, माता की तरफ से चंगेज का 14वां वंशज है। और तुर्क और मंगोलों को मिलाकर के इसने एक नई शब्दावली दे दी, वो थी मुगल। इसकी 3 बेगमें थी, महम सुल्ताना, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। एक महम सुल्ताना से हुमायूं पैदा हुआ और गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी जो इसके पुत्र हैं, और दिलदार बेगम से हिंडाल पैदा हुआ और गुलबदन बेगम क्या हुई? इसकी पुत्री हो गई। तो ये तो बात कर ली हमने बाबर की शुरुआत के बारे में कि बाबर का जन्म कहां हुआ, इसकी बेगमें कौन कौन थी, इसके पुत्र कौन कौन थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे बाबर के इस जन्म के बाद के इसके बाद क्या हुआ। तो अब बाबर की असली कहानी ही यहीं से शुरू होती है। ये तो मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई साहब बाबर के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, ये सब बताओ। अब देखिए बाबर की कहानी शुरू होती है यहां से 1494 में फरगना का क्या बना? शासक। फरगना
घाटी का शासक। और आपका ये फरगना कहां है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। देखिए जो सोवियत रूस से अलग होकर के कुछ देश अलग हुए हैं ना, उन्हीं देशों में से एक है ये उज्बेकिस्तान। जो कुछ उसके 25-30 देश है जो सोवियत संघ में है आजकल, तो वो क्या है? ये उज्बेकिस्तान उन्हीं में से है। कहां पे स्थित है ये? ट्रांस ओशियाना क्षेत्र में। इसकी ज्योग्राफी पूछी गई थी एक पेपर में, इसीलिए अब बतानी पड़ती है कि ट्रांस ओशियाना क्षेत्र में ये क्या है? स्थित है। फरगना का क्या बना? शासक। ये भी पूछा गया है कि उस समय बाबर की उम्र क्या थी? 12 वर्ष की क्या थी बाबर की उम्र? 1494 में क्या बन गया? फरगना का शासक बन गया। अब क्या होता है? 1494 फरगना का शासक बन गया। अब इसके बाद बाबर कोशिशें करता है फरगना के अलावा और भी क्षेत्रों को जीतने की। तो समरकंद पे आक्रमण करता है, कुछ समय के लिए उसको जीत लेता है, फिर शहबाज का उस्मानी इसको हरा देता है। तो ये सब क्या है? हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ कहानियां घटती रहती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सॉरी ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, ये उस समय का बाबर का इतिहास है। 1502 में सरायकुल के युद्ध में, सरायकुल के युद्ध में बाबर शैबानी खां उज़्बेक से क्या है? हार जाता है और फरगना भी इसके हाथ से निकल जाता है। पहले शैबानी खां उज़्बेक ने इसको हराया और किस में हराया? समरकंद को जीता। और बाद में 1502 में सरायकुल के युद्ध में बाबर शैबानी खां उज़्बेक से पराजित हुआ। शैबानी खान उज़्बेक से पराजित हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पराजित हुआ। वह फरगना भी हाथ से गया। फरगना भी हाथ से गया। फरगना भी क्या है? इसके हाथ से निकल गया। किसके हाथ से निकल गया? आपके बाबर के हाथ से निकल गया। अब इसके बाद 1508 में, मतलब 1502 में तो फरगना भी इसके हाथ से निकल गया। फिर धीरे धीरे बाबर ने अपनी शक्ति को संगठित किया और 1508 में इसने काबुल व कांधार जीते। काबुल व कांधार पर अधिकार किया। काबुल व कांधार पर क्या है? अधिकार किया। और ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ हैं? आपके अफगानिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। इन दोनों क्षेत्रों पर क्या है? बाबर ने अधिकार कर लिया। 1508 में ही किसका जन्म हुआ? हुमायूं का। हुमायूं के जन्मोत्सव पर, जन्म के अवसर पर, मतलब जब हुमायूं का जन्म हुआ तो इसी अवसर पर बाबर ने काबुल में, कहां पे? काबुल में क्या ले ली? बादशाह की उपाधि ली। बादशाह की उपाधि ली। बादशाह की क्या ली दोस्तों? उपाधि ली। अब बादशाह की उपाधि लेने वाला ये प्रथम मुगल शासक था, क्योंकि मुगल शासकों ने किसकी उपाधि ली? हमेशा बादशाह की उपाधि ली। लेकिन ये क्या था? ये पहला मुगल शासक था जिसने किसकी उपाधि ली थी? बादशाह की। और पहला मुगल शासक ये इसलिए नहीं था कि इसने बादशाह की उपाधि ली, वो मुगल शासक, ये था ही पहला मुगल शासक। तो यानी अगर बादशाह की उपाधि को सबसे पहले किसी ने धारण किया तो वो कौन था? मुगल शासक आपके कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों बाबर ने क्या है? काबुल कांधार पर अधिकार कर लिया। अब इसके दिमाग में आया कि मुझे तो अपने फरगना और समरकंद चाहिए वापस। बाबर के दिमाग में क्या आया? मुझे तो मेरा फरगना और समरकंद चाहिए। तो किसी ने इससे कहा कि यार आप हिंदुस्तान की तरफ जाइए ना, क्योंकि हिंदुस्तान पर आक्रमण करोगे तो आपको बहुत सारी संपदा मिलेगी और अकूत संपदा से आप अपने क्या करोगे?
सैन्य बल को पुनः सुसंगठित करके आपके फरगना और आपका समरकंद जीत लोगे। तो बाबर को आइडिया पसंद आ गया। अब बाबर ने सोचा कि मैं ठीक है भाई करता हूं ये काम, और वो बाबर कहाँ चला गया? बाबर आया सबसे पहले जीतने अपने पंजाब को। किसको जीतने आया? पंजाब को। पंजाब में बाबर ने 1519 से 25 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। तो देखते हैं 1519 से 25 के बीच पंजाब पर 5 आक्रमण। कितने आक्रमण? 5 बार आक्रमण किया इसने। ठीक है, 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण इसका कहां हुआ? भेड़ा पर। कहां हुआ? भेड़ा पर हुआ। कब हुआ? 1519 में। कब हुआ दोस्तों? 1519 में। क्या था? भेड़ा पर आक्रमण किया। और इसमें इसने उत्तर भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। उत्तर भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग। पहली बार तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग 1519 में भेड़ा में क्या है? तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया। दूसरी बार इसने 1520 और 21 दो आक्रमण है, दूसरा प्लस तीसरा। 1520-21 में 2 जगह जीती, बाजोर और सियालकोट। कौन सी जगह जीती दोस्तों? बाजोर व सियालकोट। सब पंजाब में ही है। बाजोर और सियालकोट जीत ली। 1524 में इसने क्या जीता? आपके मुल्तान व दीपालपुर। क्या जीता? मुल्तान व दीपालपुर जीता 1524 में। सॉरी, ये हो जाएगा इसका चौथा और पांचवा आक्रमण है 1525 में। अंतिम आक्रमण इसने संपूर्ण पंजाब ही जीत लिया। क्या जीत लिया? संपूर्ण पंजाब ही जीत लिया। पहले आक्रमण में भेड़ा 1519 उत्तर भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया, भेड़ा को जीता। 1520-21 में बाजोर और सियालकोट को जीता। 1524 में मुल्तान और दीपालपुर को जीता। और बाद में इसने संपूर्ण पंजाब ही जीत लिया। अब देखिए इस समय जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर की नियुक्ति करता था आपका सुल्तान। और सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। तो पंजाब का गवर्नर भी कौन था? दौलत खान लोदी था। कौन था दोस्तों? दौलत खान लोदी। ये कौन था? आपके पंजाब का गवर्नर था। तो ये सारी बातें तो इसने पंजाब। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, आप सभी को पता है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अब उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। इस आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है कि इसमें इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इसने लिखा है कि अपनी आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, मुझे हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, यह सिर्फ बाबर की बात कर रहा हूं मैं भी, दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, इसके अलावा आपके आलम खान व राणा सांगा। इसने राणा सांगा का नाम लिया है कि राणा सांगा के दूत इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध हेतु मिले।
इन तीनों ने अपने दूत भेजे थे बाबर के पास कि आप जाओ और बाबर से कहो कि हमें इब्राहिम लोदी के खिलाफ क्या है, युद्ध लड़ना है और आपकी क्या चाहिए, सहायता चाहिए। तो इब्राहिम लोदी आए, बाबर आए और बाबर आकर के किससे युद्ध लड़े, इब्राहिम लोदी से। ये बात किसने लिखी है, ये लिखी है आपके क्या नाम है, बाबर ने लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखी है। अब देखिए यहां तक बाबर ने क्या है, पंजाब जीता। अब पंजाब जीतने के, देखिए मैंने बताया था आपको कि बाबर आया था पंजाब को जीतने, किस उद्देश्य से, बाबर आया था कि मैं पैसे कमा लूंगा और पैसों से अपनी सेना को पुनः संगठित कर लूंगा। लेकिन यहां पर इसने जब जीत लिया, किसको जीत लिया, आपके पंजाब को जीतने के बाद अब बाबर की नीयत हो गई खराब और बाबर ने कहा कि अब तो मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। क्यों रहूंगा, क्योंकि बाबर स्वयं को क्या मानता था, हिंदुस्तान का अधिपति ही मानता था। क्योंकि बाबर को यह पता था कि जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर अधिकार किया था, हिंदुस्तान को लूटा था, तो मैं तो तैमूर का ही वंशज हूं, यहां पर तो मेरा नैसर्गिक अधिकार बनता है। बाबर ने क्या सोचा, ये तो मेरा नैसर्गिक अधिकार बनता है। तो इसके बाद बाबर ने क्या है, हिंदुस्तान में ही रहने का निश्चय कर लिया। फिर वही कहानी जो मैंने आपको बताई, इसने इब्राहिम लोदी से कहा कि आप मुझे हिंदुस्तान का यानी आगरा दे दीजिए। इब्राहिम लोदी ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो बाबर शुरुआत में छोटे छोटे आक्रमण करता रहा, तब तक भी इब्राहिम लोदी ने इसको ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर 21 अप्रैल 1526 को अब क्या होगा, अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी का क्या होगा, सामना ही हो जाएगा। सीधा कब हो जाएगा, आपके 1526 में। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब इस युद्ध में बाबर का सीधा सामना किससे हो जाएगा, बाबर का सीधा सामना हो जाएगा आपके इब्राहिम लोदी से। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके खिलाफ है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। किसके खिलाफ है दोस्तों, इब्राहिम लोदी। और ये कौन था, दिल्ली का सुल्तान था। यानी दिल्ली से मतलब आगरा पर इस समय क्या है, इसका अधिकार था इब्राहिम लोदी का, क्योंकि लोदी ज्यादातर कहां रहते थे, आगरा में ही रहते थे। लोदी कहां रहते हैं दोस्तों, आगरा में। अब पानीपत के प्रथम युद्ध हो गया। इस युद्ध में क्या है, बाबर जीत गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता, बाबर जीता। क्यों जीता, क्योंकि बाबर के पास क्या था, एक मजबूत तोपखाना था, मजबूत तोपखाना था। इस युद्ध में बाबर ने लोदी को हराकर, इब्राहिम को हराकर दिल्ली, आगरा, इब्राहिम को हरा करके इसने दिल्ली, आगरा और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया एवं ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली पर अधिकार किया, आगरा पर अधिकार किया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब देख, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है ग्वालियर के बारे में। बाबर ने कहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में ये लिखा भी है कि हिंदुस्तान में ग्वालियर के जो महल हैं वो सर्वाधिक क्या हैं, उत्कृष्ट हैं, बहुत ही अच्छी उनकी वास्तु और बहुत बढ़िया वो बने हुए अति सुंदर हैं। अब इस युद्ध में बाबर ने क्या है, तोपखाने की तुलुगुमा पद्धति का उपयोग किया था, जिसको आप रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति भी कहते हैं। तो वो देख लेते हैं हम। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने को, अब इसका जो तोपखाना है ना, बाबर का तोपखाना समझते हो ना, बंदूक ज्यादातर तोप नहीं थी उसमें, बंदूकें थी। तोपखाने को तुलुगुमा पद्धति, कौन सी पद्धति है, तुलुगुमा पद्धति से जोड़ लिया था। अब ये तुलुगुमा जो पद्धति है ना दोस्तों, तो ये पद्धति कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तुलुगुमा पद्धति है आपके, इसको आप दो नाम देते हो, रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति।
उस्मानी पद्धति। अब ये जो रूमी पद्धति है ना, रूमी पद्धति, इसको क्यों नाम देते हैं? ओटोमन वंश, ओटोमन वंश के द्वारा शुरू करने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? रूमी पद्धति नाम दिया गया। अब पानीपत का जो युद्ध है इसको क्या आपके बाबर ने जीत लिया, लेकिन अब पानीपत के युद्ध में मैंने पहले बताया था तोप खाने की भूमिका सबसे बड़ी थी, तो अब तोप खाने के दो प्रमुख तोपची, मुख्य भूमिका इस युद्ध में मुख्य भूमिका किसकी रही? मुख्य भूमिका तोप खाने के दो प्रमुख तोपची, कौन कौन से हैं इसके दो प्रमुख तोपची? तो दो प्रमुख तोपची हैं, तो उस्ताद अली, क्या नाम है? उस्ताद अली। और उस्ताद अली क्या है आपके? तोपखाना प्रमुख। ये तो क्या है? हेड है सेना के, तोपखाना सेना क्या है? हेड हैं, कर्नल हैं, जनरल हैं, जैसे आजकल आपके जनरल वगैरह होते हैं। और दूसरा था मुस्तफ़ा खां, दूसरा कौन था दोस्तों? मुस्तफ़ा खां की रही। ये दो ही क्या है इसमें मेन रहे। लेकिन बाबर ने जीत का श्रेय किसको दिया? तीरंदाजों को दिया। रही तो भूमिका इनकी, लेकिन कहा कि मैं तो अपने तीरंदाजों की वजह से जीता हूं। तीरंदाजों को जीत का श्रेय दिया बाबर ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। पानीपत के युद्ध में बाबर जीत ही गया। अब इस युद्ध के बाद बाबर ने, जब ये जीत गया, तो अपने बेटे हुमायूं को आगरा को लूटने भेजा। हुमायूं को कहां भेजा? आगरा को लूटने भेजा। किसने? बाबर ने। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा को लूटने भेजा। और वहां पर हुमायूं को क्या मिला? आगरा से मिला हुमायूं को द कोहिनूर डायमंड, द डायमंड कोहिनूर हीरा मिला। तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने हुमायूं को आगरा को लूटने भेजा। हुमायूं को आगरा को लूटने भेजा। ठीक है, आगरा को लूटने भेजा। और आगरा को लूटने के बाद वहां आगरा से हुमायूं को, आगरा से क्या है आपके हुमायूं को क्या मिला? कोहिनूर हीरा मिला। कोहिनूर हीरा मिला। क्या मिल गया? कोहिनूर हीरा मिल गया। अब इस कोहिनूर हीरे का वर्णन अब देख लेते हैं हम। कोहिनूर हीरे का तुजु के बाबरी में वर्णन किया बाबर ने। तुजु के बाबरी में वर्णन किया। और तुजु के बाबरी में वर्णन करते हुए कहता है कि इसकी कीमत कितनी है? 60 मिस्कल। क्या लगाई? 60 मिस्कल। देखिए मिस्कल क्या हो गई? मुद्रा को मापने की कोई इकाई होगी, जैसे आजकल हम मापते हैं लाख में, हजार में, करोड़ों में। तो वैसे इसने उस समय क्या है 60 मिस्कल इसकी क्या लगाई थी? कीमत लगाई थी। और कहा था कि ये तत्कालीन विश्व की संपूर्ण जनता को उस समय यानी लगभग 1526 के आसपास जो भी विश्व की संपूर्ण जनता होगी, विश्व की संपूर्ण जनता को 2.5 दिन का क्या दिला सकता है? भोजन दिला सकता है। अब देख लीजिए आप, संपूर्ण जनता है ना, यानी दुनिया को ही 2.5 दिन तक खाना खिलाने का मादा अकेले किसमें था? आपके कोहिनूर में। किसने बताया? बाबर ने।
और आपके पानीपत युद्ध के बाद, पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने कंधार की जनता, काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बांटे। काबुल की जनता को क्या है? चांदी के सिक्के बांटे, चांदी के सिक्के बांटे। इस कारण बाबर क्या कहलाया? कलंदर कहा। इस कारण बाबर क्या कहलाया? कलंदर कहलाया। कलंदर मतलब जो कलदार का क्या करेगा? दान करेगा। तो ये बात हो गई दोस्तों बाबर की। और बाबर के बारे में आज हमने प्रथम चरण में पढ़ा है कि बाबर ने क्या किया था। बाबर ने स्टार्टिंग में आपके फरगना का शासक बना 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनने के बाद समरकंद जीता। समरकंद जीतने के बाद अब ये बाद में आपके शहबाज खान उस्मानी से हार भी गया, ठीक है, और फरगना भी बाबर के हाथ से निकला। फिर इसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1508 में इसने बादशाह की उपाधि ली। 1508 में ये काबुल और कंधार को जीत गया। 1508 में आपके हुमायूं का जन्म हुआ और उसी के जन्म के समय ही बादशाह की उपाधि ली। फिर इसने 19 से 25 के बीच 5 बार पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब में सारे पंजाब को 1525 तक जीत लिया। फिर पंजाब में रहने का निश्चय कर लिया। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आमने सामने थी। बाबर की सेना में तोपखाने के तोपखाने के प्रमुख कौन कौन है बाबर की सेना में उस समय के? एक तो था आपके मुस्तफ़ा खां और एक था उस्ताद अली जो तोपखाना का क्या था? प्रमुख था। इन दोनों की भूमिका से जीत गया और उसके बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा को लूटने भेज दिया। आगरा में जाकर के बाबर हुमायूं को कोहिनूर मिला। कोहिनूर का वर्णन कर दिया बाबर ने, कीमत 60 मिस्कल बता दी और कहा कि ये तो संपूर्ण दुनिया को 2.5 दिन तक क्या है? खाना खिला सकता है। ऐसा वर्णन किसमें किया? आपके तुजुके बाबरी में। तो यहां तक दोस्तों हमने बाबर के बारे में देखा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक करने के अलावा अगर अभी भी हमारे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इन वीडियोस को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक को शेयर करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करवाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।